Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा. तो स्टूडेंट्स, हाउ इज यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डीआरडीओ एमटीएस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज फिर से हम डीआरडीओ एमटीएस को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. ये क्वेश्चन सिर्फ डीआरडीओ एमटीएस के लिए ही नहीं, जैसे कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन. बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. डीआरडीओ एमटीएस हुआ, एसएससी हुआ. तो हेलो हाय, आ जाइए स्टार्ट करते हैं. तो प्रीवियस सेशंस में, प्रीवियस क्लासेस में अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपका कोई जनरल डाउट है तो आप पूछ सकते हो. आपको अगर कोई भी डाउट है एग्जाम को लेकर या फिर क्लासेस को लेकर, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क. तो देखिए, डीआरडीओ का एग्जाम, अभी डीआरडीओ ने बेसिकली एक नोटिफिकेशन निकाला है कि अभी एग्जाम नहीं हो पाएगा, कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, हम सब जानते हैं. तो उसके बाद जब भी ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी तो एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा. तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को लेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. करंट अफेयर्स, ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन. नो टबैको डे. नो टबैको डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? नो टबैको डे कब होता है? दुनिया भर में टबैको की रोकथाम के लिए हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑर्गेनाइज करता है. तो कब ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है? वर्ल्ड नो टबैको डे. जल्दी से आंसर करिए इसका, नो टबैको डे. ज्यादा से ज्यादा आंसर चाहिए मुझे, ज्यादा से ज्यादा आंसर करो बेटा, आंसर. वर्ल्ड नो टबैको डे. दुनिया भर में टबैको को रोकने के लिए, टबैको की रोकथाम के लिए ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है. ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड भी देता है. जो एनजीओज या फिर जो पर्संस टबैको की रोकथाम के लिए काम करते हैं, अच्छे इनिशिएटिव करते हैं, तो उनको अवार्ड भी देता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. तो आंसर आने शुरू हुए मेरे पास. भाई बाकी लोग भी आंसर करो. तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर किया सबने. 31 मई को हर साल क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है? वर्ल्ड नो टबैको डे. और इस बार इसका थीम क्या था? टबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्री टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट यंगर जनरेशंस. ये था इस बार इसका थीम. और अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अवार्ड की, तो देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल क्या देता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल देता है क्या? नो टबैको डे के चलते हुए एक अवार्ड. नो टबैको डे के चलते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक अवार्ड देता है, एक अवार्ड. तो 2020 के लिए ये अवार्ड किसको मिला? इस बार ये अवार्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसको दिया है? तो ये अवार्ड इस बार दिया किसको? सीड्स. अवार्ड किसको मिला इस बार? सीड्स. ये सीड्स पटना बेस्ड एक एनजीओ है पटना बेस्ड. इसने झारखंड और बिहार के काफी सारे एरियाज में टबैको प्रोडक्ट्स को, हुक्का को रोकने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए बहुत अच्छे लेवल पे इनिशिएटिव्स किए हैं. तो इसी के चलते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल का अवार्ड दिया है किसको? सीड्स को. सीड्स क्या है? सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी. फुल फॉर्म ध्यान में रखना, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी. तो इसने बिहार और झारखंड में गुटखा, सिगरेट्स और अदर टबैको प्रोडक्ट्स को बैन करवाने के लिए बहुत अच्छे लेवल पे इनिशिएटिव किए हैं. तो इसी के चलते हुए सीड्स को मिला क्या? नो टबैको डे अवार्ड. तो ये ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात भी कर लेते हैं. देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बना था 7 अप्रैल 1948. बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक हिस्सा है जो दुनिया में हेल्थ सर्विसेज को लेकर काम करता है. हेडक्वार्टर कहां पे है इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में, जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है. किसका?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। और अभी इसकी कुर्सी पे कौन बैठ गया है? अभी इसकी कुर्सी पे बैठ गया इंडिया। कौन? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अब वो डॉक्टर हर्षवर्धन WHO की कुर्सी पे भी बैठे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को चेयर भी कर रहे हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये 7 अप्रैल को बना था। तो 7 अप्रैल को क्या होता है? 7 अप्रैल को होता है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। फोर्ब्स 100 हाईएस्ट पेड एथलीट 2020। फोर्ब्स एक मैगजीन है यूएस की। फोर्ब्स एक यूएस बेस्ड मैगजीन है जो कि हर साल डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स रिलीज करता है, हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की, हाईएस्ट पेड एथलीट्स की। तो फोर्ब्स की 2020 की हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में टॉप किसने करा? इनमें से किसने टॉप करा है? बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन डीआरडीओ के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर का अगर मैं एनालिसिस करूं तो काफी सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं। तो करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स। नॉट ओनली फॉर डीआरडीओ एमटीएस, करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। टॉप किसने करा? मेरा क्वेश्चन है टॉप किसने करा? फोर्ब्स टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में। तो देखो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। तो आंसर कौन कर रहा है? कोई लॉयनल, कोई मैसी बोल रहा है, कोई फेडरर बोल रहा है, कोई कोहली बोल रहा है। तो बेटा आंसर जो इसका सही है ना फोर्ब्स की लिस्ट में। अब कोहली की बात जो कर रहे हैं, जो कोहली कोहली बोल रहे हैं, कोहली एक ऐसा इंडियन एथलीट है, ओनली इंडियन एथलीट दैट इज इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100। फोर्ब्स मैगजीन की टॉप 100 की लिस्ट में इकलौता एक ही इंडियन एथलीट आया है, दैट इज विराट कोहली। बट विराट कोहली आए हैं 66 नंबर पे। विराट कोहली का जो नंबर है वो 66 है। मैंने पूछा टॉप किसने किया? टॉप, ठीक है रोहित पाल जी, विराट जी आए हैं 66 पे, टॉप नहीं करा इन्होंने। मेरा क्वेश्चन टॉप का है, तो टॉप किसने करा है? टेनिस स्टार, टेनिस प्लेयर है ये, इनका नाम है। तो इनमें से कौन सा टेनिस प्लेयर है आप खुद ही बता दो। टेनिस कौन खेलता है इनमें से? रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर। तो रॉजर फेडरर रहे हैं 2020 की फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट के हाईएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट पे टॉप पे, नंबर 1 पे रॉजर फेडरर। दूसरे नंबर पे आए हैं फुटबॉल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और तीसरे पे आए हैं मेसी, और फोर्थ पे ब्राजील के नेमर, एंड 66 पे आए हैं विराट कोहली। विराट कोहली। तो किसने टॉप करा? फेडरर ने टॉप करा, फेडरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैम्बू, जिसे हम बांस बोलते हैं, बैम्बू। तो सरकार ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी अभी क्या किया? बैम्बू के ऊपर, बांस के ऊपर कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया है। कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। देखिए कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जब हम कोई प्रोडक्ट्स अदर कंट्री से खरीदते हैं, दूसरे देशों से जो हम प्रोडक्ट यहां पर खरीदते हैं, उस पे लगता है एक टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक टैक्स लेती है जिसको हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। तो बैम्बू प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं, बांस की अगर मैं बात करूं, तो अभी सरकार ने बांस के ऊपर बढ़ा दिया है क्या? कस्टम ड्यूटी, टैक्स बढ़ा दिया, शुल्क बढ़ा दिया। तो देखो पहले कितना लगता है? पहले लगता था 10%, पहले लगता था 10%। बढ़ाया क्यों है? क्यों बढ़ाया है? तो देखो जो इंडिया में जो अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर है, जो अगरबत्ती बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या करते हैं? वो इंडियन बैम्बू का यूज नहीं करते हैं, वो अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं बैम्बू। तो व्हाट अबाउट इंडियन बैम्बू? इंडियन बांस कहां जाए? उसको कौन खरीदेगा? तो इंडियन बैम्बू, जैसे अभी ये क्या चल रहा है, कोरोना के चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या इनिशिएटिव चलाया? स्वदेशी, स्वदेशी, ठीक है, इंडियन प्रोडक्ट्स खरीदो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स खरीदो। तो उसी के चलते हुए डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की तरफ लोगों को खींचने के लिए सरकार ने क्या किया? बैम्बू के ऊपर कस्टम ड्यूटी को रेज कर दिया। 2015 में हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब ने अपने बजट में बैम्बू को ग्रीन गोल्ड बताया था। ग्रीन गोल्ड, बैम्बू को क्या बताया था? ग्रीन गोल्ड। तो इसी के चलते हुए अभी कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया। तो कितना कर दिया गया कस्टम ड्यूटी? तो कोई बोल रहा है 20, कोई बोल रहा है 15। तो राइट कितना कर दिया गया? 25। पहले लगता था 10%, अब 10 से बढ़ाकर कर दिया गया है 25%।
तो अभी कितना लगेगा कस्टम ड्यूटी बैम्बू के ऊपर? 25% लगने वाला है, 25%। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 25%। चलिए बढ़ते आगे। जी हाँ ईशानी जी 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान के चलते हुए एक स्कीम चलाई है, दैट इज स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। तो ये स्कीम पीएम स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बताइए? क्या ये एमएसएमई से रिलेटेड है, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? क्या ये सड़क विक्रेताओं से, स्ट्रीट वेंडर से रिलेटेड है? क्या ये फार्मर से रिलेटेड है? या फिर ये पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है? स्वनिधि स्कीम किससे रिलेटेड है? आत्मनिर्भर अभियान के चलते हुए इसका अनाउंसमेंट किया गया था। ये बेसिकली लोन प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम को चलाया गया है। तो किसको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? करिए आंसर जल्दी से। देखो जो आंसर कर रहे हैं वो शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएं। तो आंसर आने शुरू हो गए हैं। मनोज जी ने बोला एमएसएमई, सब लोग बेसिकली एमएसएमई एमएसएमई बोल रहे हैं। तो देखो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, ठीक है, तो अगर आप स्वनिधि का मतलब समझिए, सबसे पहले मतलब होता है कि इसका फुल फॉर्म समझने की कोशिश करें। फुल फॉर्म अगर हमें पता है तो हम सीधा बता देंगे ये स्कीम है किसके लिए। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है, ये स्कीम सरकार ने लॉन्च करी है सड़क विक्रेताओं के लिए, नॉट एमएसएमईज, एमएसएमईज के लिए नहीं है, ये सड़क विक्रेताओं के लिए है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। क्योंकि स्कीम का, स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसका फुल फॉर्म है। तो इस स्कीम के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको मिलने वाला है 10,000 रुपए तक का लोन, 10-10 हजार रुपए तक का लोन मिलने वाला है उनको। और वो लोन उनको मिलेगा 1 साल के लिए। 1 साल के अंदर अंदर उनको वो लोन वापस चुकाना है मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे। और जो स्ट्रीट वेंडर अपना लोन टाइमली पे कर देगा, जो स्ट्रीट वेंडर अपना लोन टाइमली रीपे कर देगा, वापस कर देगा, उसको गवर्नमेंट देने वाली है 7% की इम्बर्समेंट। 7% का क्या मिलने वाला है उसको? रीइंबर्समेंट मिलने वाली है, यानी कि 7% उसके बैंक अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसकी पेमेंट के बाद। ठीक है, पहले इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा बैंक को, और बाद में अगर वो टाइमली सारा कुछ पे कर देता है तो सरकार उसको 7% वापस कर देगी। मार्च 2022 तक ये स्कीम काम करने वाली है, मार्च 2022 तक ये चलने वाला है। और 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं स्कीम के लिए, 5,000 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, 10,000 रुपए मिलेंगे जो कि 1 साल के अंदर अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट में वापस देने हैं। अगर वापस टाइमली दे देते हो तो 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से रीइंबर्समेंट मिलने वाली है। और 5,000 करोड़ का टोटल स्कीम का आउटले है, मार्च 2022 तक एप्लीकेबल है। तो किसी को अब कोई भी डाउट क्लियर हो गया होगा? स्वनिधि स्कीम, डाउट पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो बता दो कि सर नो डाउट, क्लियर है, सब समझ में आ गया, बताओ। डाउट है तो पूछो, और अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो। चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को, बाल श्रम को रोकने के लिए हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको लेकर काम करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, कब ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है? चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए दुनिया भर में हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो ये दिन कब होता है? नो डाउट, नो डाउट। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, फिर कोई डाउट नहीं है तो अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी, फास्ट, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, आंसर करो जल्दी से आंसर। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए एक दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये दिन कब होता है, ये दिन कब होता है? तो हमारे पास आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, रोहित पाल, मनोज कुमार, डोनाल्ड ट्रंप जी,
डोनाल्ड ट्रंप भी आते हैं देखिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप भी डीआरडीओ एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो देखिए ये डे कब होता है, ये डे होता है 12 जून को। 12 जून को हम क्या करते हैं, 12 जून को दुनिया भर में चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम करता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जिनीवा में है, जिनीवा में। और इस बार इसका थीम क्या था, इस बार इसका थीम था प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। 14 साल की लिमिट फिक्स की हुई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, 14 ईयर्स। 14 साल से नीचे चाइल्ड लेबर करवाना बिल्कुल मना है। ठीक है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना बिल्कुल मना है, बिल्कुल बंद है। अगर कोई ऐसा करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसको रोकने के लिए एक दिन ऑर्गेनाइज होता है 12 जून। बढ़ते हैं आगे। नबार्ड के नए चेयरमैन, नबार्ड दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड वो संस्था जो कि इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को लेकर काम करती है। तो नबार्ड के नए चेयरमैन नियुक्त हुए, नबार्ड के नए चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। तो बताइए कौन है नबार्ड के नए चेयरमैन, नबार्ड के नए चेयरमैन कौन है? नबार्ड के बारे में बात करते हैं, आप चेयरमैन बताइए जल्दी से। नबार्ड के नए चेयरमैन कौन है? देखिए नबार्ड क्या है, नबार्ड बेसिकली एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। नबार्ड कब बना? नबार्ड बना जुलाई 1982 में, 1982 में अंडर द नबार्ड एक्ट। इसको बनाने के लिए हमने एक एक्ट पास करवाया, नबार्ड एक्ट 1981, एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवारमन कमेटी, शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था नबार्ड। कमेटी भी पूछी जा सकती है कि नबार्ड किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, कमेटी भी आपको पता होनी चाहिए। नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। तो आंसर आ रहा है मेरे पास अशोक सिंह, ईशानी मिलू, डोनाल्ड ट्रंप। सबने क्या बोला? सबने बोला गोविंदा राजुलू चिंताला। तो बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, नबार्ड के नए चेयरमैन गोविंदा राजुलू चिंताला। देखिए जो पहले थे, पहले कौन थे? हर्ष कुमार भानवाला, हर्ष कुमार भानवाला थे। हर्ष कुमार भानवाला जी अब रिटायर हो गए तो उनकी जगह पर गोविंदा जी बैठे हैं। तो ध्यान रखना, हर्ष गया गोविंदा आया, हर्ष गया गोविंदा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस किताब के लेखक कौन है? आगे बढ़ते हैं, इस किताब के लेखक कौन है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस किताब के लेखक कौन है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। इस किताब के लेखक कौन है? देखिए एग्जाम में बुक्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में बुक्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहां तो दुनिया भर में रोज ही तरह तरह की किताबें लॉन्च होती हैं। तो सारी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ बुक्स होती हैं जो हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी बुक्स जो किसी फेमस राइटर ने लिखी हो, ऐसी बुक्स जिसको कोई अवार्ड मिला हो, ऐसी बुक्स जो किसी फेमस टॉपिक के ऊपर लिखी गई हो, ऐसी बुक्स जिसको किसी फेमस लीडर ने, हमारे राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट हो गए या फिर प्रधानमंत्री हो गए या किसी सीनियर मिनिस्टर ने या किसी फेमस पर्सनालिटी ने उसको लॉन्च करा हो या लिखा हो, तो ऐसी बुक्स हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। तो ये किताब बताइए, सारे के सारे फेमस राइटर हैं, जितने भी ऑप्शन में है सबके सब फेमस राइटर्स। तो इस किताब के लेखक कौन है? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। आंसर आने शुरू हुए। अशोक सिंह, मनोज कुमार, इन्होंने बोला क्या? वन फेमस राइटर दैट इज रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। तो बिल्कुल सही है आप लोग। इस किताब के जो लेखक हैं वो कौन है? वो और कोई नहीं, वो है रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ने अपने, अभी इनकी एनिवर्सरी थी तो बर्थ एनिवर्सरी के चलते हुए ये किताब इन्होंने लिखी है बच्चों के लिए, बेसिकली ई बुक है बेसिकली ये, इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो राइटर इज रस्किन बॉन्ड। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ये अभी पांचवी बार किसी देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? 5वीं बार, 5th टाइम्स
ये प्रधानमंत्री बने एक देश के, तो कौन सा देश है वो, कौन सा देश है जिसके ये प्रधानमंत्री बने 5वीं बार, 5th टाइम? फिफ्थ टाइम, बताइए 5वीं बार ये मुख्य प्रधानमंत्री बने किस देश के, 5वीं बार? बहुत ही फेमस कंट्री है, इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है, इंडिया का एक बहुत अच्छा फ्रेंड कंट्री है ये। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये देश और कोई नहीं, ये देश कौन सा है, ये देश है इजराइल, ये देश है इजराइल। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार, 5th टाइम, 5वीं बार। पहले भी यही थे, बट अभी क्या हुआ है, अभी इन्होंने एक पार्टनरशिप करके सरकार बनाई है, बेनी गैंट्स। ये है इजराइल के, ये क्या है, ये है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर, ये है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स। तो बेसिकली क्या किया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बेनी गैंट्स के साथ मिलकर सरकार बनाई है। नवंबर 2021 तक, नवंबर 2021 तक जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगे, ठीक है, और ये डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, रक्षा मंत्री। उसके बाद ये दोनों इंटरचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन को, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू नवंबर 2021 के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री बन जाएंगे और बेनी गैंट्स बन जाएंगे क्या, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। इजराइल की बात करें तो इजराइल की बेसिकली यहां पर एक कैपिटल प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी। इजराइल कहता है हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, जेरूसलेम। इजराइल कहता है कि हमारी जो कैपिटल है वो क्या है, जेरूसलेम। बट यहां पर इजराइल की एक और कैपिटल भी है, तेल अवीव, तेल अवीव, दैट इज द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ इजराइल। बट इजराइल कहता है हमारी कैपिटल क्या है, जेरूसलेम, जेरूसलेम। देखो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है कश्मीर को लेकर, वैसे ही इजराइल और पैलेस्तीन के साथ, वैसे ही इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में भी प्रॉब्लम है जेरूसलेम को लेकर। बट इजराइल ने क्या बोला, इजराइल ने बोला जेरूसलेम हमारी कैपिटल है। तो इसके लिए, इसके चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबीर सिंह सीनियर पास्ड अवे। बलबीर सिंह सीनियर अब नहीं रहे। 3 बार गोल्ड मेडल जीता इन्होंने, 3 बार, 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये बलबीर सिंह सीनियर, ठीक है। बेसिकली इनका नाम बलबीर सिंह दोसांझ है। इनको सीनियर की उपाधि दी गई क्योंकि इनकी गेम में बलबीर सिंह नाम के काफी प्लेयर्स थे, तो इनको यहां पर बोल दिया गया क्या, बलबीर सिंह सीनियर। तो ये किस खेल से संबंधित है, ये किस खेल से संबंधित है, ये कौन सा गेम खेलते थे, बलबीर सिंह सीनियर। अभी इनका देहांत हो गया है। अर्चित राठौड़, सही कौन सी है? आपको दोनों कभी नहीं आएंगे ऑप्शन में, आपको कभी दोनों नहीं दी जाएंगे ऑप्शंस में, आपको एक ही दिया जाएगा। तो दोनों में से जो आंसर ऑप्शन में आएगा आपको उसी अकॉर्डिंगली पिकअप करना है, ठीक है। दोनों कभी नहीं मिलेंगे ऑप्शन में। तो बलबीर सिंह सीनियर 3 बार गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। तो वेरी गुड। कौन सी गेम खेलते थे ये, हॉकी, हॉकी से संबंधित थे ये। कौन, बलबीर सिंह सीनियर। ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको पद्मश्री दिया गया था। ये पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको 1957 में क्या मिला था, पद्मश्री दिया गया था। और इनको 2015 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। और इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द गोल्डन हैट्रिक, और एक और किताब इन्होंने लिखी है द गोल्डन यार्डस्टिक। तो 2 किताबें भी लिख चुके हैं बलबीर सिंह सीनियर। नेक्स्ट, सरकार ने क्या किया, सरकार ने लॉन्च कर दिया है सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल को क्या कर दिया जाएगा, सोलराइजेशन। उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। 10 मेगावाट, 10 मेगावाट का पूरा एक सोलर पैनल्स, सोलर सिस्टम लगाया जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे, कोणार्क टेम्पल में। तो कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है, कोणार्क टेम्पल कहाँ पे है बताइए। कोणार्क टेम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है कोणार्क टेम्पल। तो ये कहां पे है, ये कहां पे स्थित है, कोणार्क टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। हमारे पास जो 10 रुपए का नोट होता है, हमारा जो 10 रुपए का नया नोट है जो हमारे पास होता है, उसके पीछे भी एक प्लेस बना हुआ है, वो क्या है, कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल। तो कहां पे है ये कोणार्क सन टेम्पल,
ये कोणार्क सन टेम्पल कहां पे है? ये है ओडिशा के अंदर, ये है ओडिशा के अंदर कोणार्क सन टेम्पल। अभी इसका सोलराइजेशन किया जाएगा, 100% सोलराइजेशन किया जाएगा। 25 करोड़ का खर्चा आने वाला, 25 करोड़ का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा खर्चा करेगी। पूरा खर्चा कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान में रखिएगा, कौन खर्चा करने वाला है? सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन, भारतीय स्टील संघ के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किए गए? भारतीय स्टील एसोसिएशन, देखिए भारतीय स्टील एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं, जो स्टील एसोसिएशन है इसके जो प्रेसिडेंट पहले थे उनका नाम था टीवी नरेंद्रन। ये टीवी नरेंद्रन पहले थे, मैं बता देता हूं, ऑप्शन एक निगलेक्ट कर दिया मैंने आपका, ये टीवी नरेंद्रन पहले थे। और बेसिकली टीवी नरेंद्रन कौन है? ये टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ है, ये टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ हैं। अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, मई में टीवी नरेंद्रन जी ने क्विट कर दिया क्या अपना जो इंडियन स्टील का प्रेसिडेंटशिप का पोस्ट था इनका, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। क्यों? टाटा स्टील ने भी इंडियन स्टील एसोसिएशन से खुद को बाहर निकाल दिया। क्यों? कुछ माइनिंग इश्यूज थे, कुछ माइनिंग इश्यूज थे, सरकार की नई माइनिंग पॉलिसीज को लेकर कुछ इश्यूज थे। तो यहां पर एक नए प्रेसिडेंट इंडियन स्टील एसोसिएशन के नियुक्त किए गए। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है दिलीप ओमान। दिलीप ओमान ये आर्सेलर मित्तल ग्रुप के, आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील के सीईओ हैं। और बेसिकली इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट का पद है वो 2 साल का रहता है, 2 साल का टेन्योर ही रहता है, ये फिक्स है 2 साल का टेन्योर। तो सब लोगों ने सही आंसर किया, ईशानी जी, डोनाल्ड ट्रंप, मनोज कुमार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ये अब नहीं रहे। अजीत प्रमोद कुमार जोगी, ही पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर। ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ये किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। तो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बताइए? ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? पहले ये कांग्रेस में थे, फिर ये जनता पार्टी में चले गए थे। तो कौन सा राज्य है जिसके ये पहले मुख्यमंत्री रहे? अजीत प्रमोद कुमार जोगी, अजीत प्रमोद कुमार जोगी। कौन सा राज्य? क्या छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है? कौन सा राज्य है? आंसर आंसर जल्दी से। मनोज कुमार, ईशानी मिलू, अंकिता जी, आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो क्या बोल रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़। सब लोग क्या बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़। तो जी हां, आप लोग बिल्कुल सही हो, ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद कुमार जोगी। अजीत प्रमोद कुमार जोगी। एक सवाल आपसे और, एक क्वेश्चन आपसे और है, छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? बता दो जल्दी से। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बता दो। क्या छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चरण पादुका कैंपेन, चरण पादुका कैंपेन किसने लॉन्च किया? कौन से राज्य ने लॉन्च किया है चरण पादुका कैंपेन? अब देखो कोविड-19 चल रहा है हर तरफ, तो माइग्रेंट भाग रहे हैं, अपने अपने घरों को भाग रहे हैं। काफी टाइम से क्या चल रहा है? माइग्रेंट भाग रहे हैं। सरकार ने कुछ टूरिज्म की व्यवस्था नहीं की, सरकार ने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की, सरकार ने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की, बसेस, ट्रेन। तो माइग्रेंट क्या हुआ? पैदल ही चल पड़े अपने अपने घरों को। तो इसके चलते हुए एक राज्य था जिसने क्या किया? चरण पादुका कैंपेन चलाया और उसके राज्य में से निकलने वाले माइग्रेंट्स को क्या दिया? फुटवियर, चरण पादुकाएं भेंट की। तो ये कौन सा राज्य है ऐसा करने वाला? ये कौन सा राज्य है? किस राज्य ने चरण पादुका कैंपेन चलाया? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राजकिशोर कुमार ने बताया, बाघेल। जी हां, भूपेश बाघेल, कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बाघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। और यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने क्या चलाया? चरण पादुका कैंपेन चलाया है, चरण पादुका कैंपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यह किस सरकार ने चलाई? यह किस राज्य की सरकार ने चलाई? अपने राज्य में फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना
बेसिकली ये स्कीम राजीव गांधी जी के एनिवर्सरी के दिन पे स्टार्ट की गई थी, दैट इज ऑन 21 मई इसको स्टार्ट किया गया था। एंटी टेररिज्म डे भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है इस दिन को। तो कौन सा राज्य है ये, कौन सा राज्य जिसने ये चलाई? इसके अंदर खरीफ क्रॉप्स के लिए किसानों को क्या मिलेगा? किसानों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, पैसा दिया जाएगा किसानों को। छत्तीसगढ़, जी हाँ बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ ने यह स्कीम चलाई है। छत्तीसगढ़ ने 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नए चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नए चेयरमैन कौन है? जी हां अभिषेक यादव जी, 21 मई था, 21 मई को नेशनल एंटी टेररिज्म डे होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, CBSE। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं मेरे पास। तो देखिए पहले इस पद पे थी अनीता करवाल जी, अब अनीता करवाल जी को प्रमोट करके दूसरे पद पे नियुक्त कर दिया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है बेसिकली वो। तो CBSE के नए चेयरपर्सन बने हैं कौन? मनोज आहूजा। जी हां साक्षी अविद्या जी, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बाघेल। तो यहां पर कौन है? मनोज आहूजा, CBSE के नए चेयरपर्सन। तो CBSE अपने 10th 12th के एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है अभी जुलाई में। कोविड-19 के चलते हुए हो सकता है पोस्टपोन कर दिया जाए। तो यह था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट आज के सेशन में, प्रीवियस सेशन में, या कुछ और पूछना है पूछिए जल्दी से। किसी को कोई भी डाउट है तो, एंड शेयर कर दिया करो प्लीज, शेयर कर दिया करो। हम आपके लिए इतना एफर्ट करते हो, इतना तो आप भी कर सकते हो हमारे लिए। जी हां अभिषेक जी, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया, एच नहीं आएगा, अनुसुईया UIKEY। बैंक का भी कुछ बता दीजिए अभिषेक यादव जी। बैंक का भी बहुत जल्दी बैंक के लिए भी लेके आएंगे, ये करंट अफेयर सबके लिए, बैंक एग्जाम के लिए भी है। बैंकिंग एग्जाम के लिए हमारा एक इकोनॉमिक जीके का क्लास आता है एवरी मंडे वी हैव अ क्लास ऑन इकोनॉमिक जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, दैट इज ऑन एवरी मंडे। ठीक है, हमारा एक और चैनल है वो उस पे आता है, अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडीज हमारा एक और चैनल है, वो उस पे आता है बैंकिंग को लेकर। व्हेन वाज एग्जाम विल हेल्ड, एग्जाम बेसिकली DRDO ने अभी एक रिसेंट नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है। तो DRDO का कहना है कोविड-19 के चलते हुए एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों देखो, जब तक ये कोविड-19 की सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर लेते, कंट्रोल नहीं कर लेते, एग्जाम होना पॉसिबल नहीं है। तो एग्जाम तभी होगा जब हमारी सेफ्टी होगी, मतलब ये कोविड-19 को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, जब भी एग्जाम का डेट आएगा हम आपको बता देंगे और हम स्पीड अप भी कर देंगे तब आपको। सभी लोग यही पूछ रहे हैं एग्जाम कब तक होगा, तो वही मैं बता रहा हूं, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर रखो, जब भी एग्जाम आए हम रेडी बैठे एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना है, आपकी बार DRDO पार, DRDO तो हमारा है, ये MTS की कुर्सी तो हमारी है भैया। सीटेट हो क्या? मनोज जी क्या पूछ रहे हो? सीटेट, मनोज जी सीटेट का भी सेम ही है, जब तक ये कोविड-19 चल रहा है तो यही सेम रहने वाला है। जब भी सीटेट के लिए कुछ होगा तो हम कोई कोर्स लॉन्च करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा सीटेट को लेकर। तो किसी को कोई और डाउट, किसी को कोई भी और डाउट? तो आई थिंक कोई डाउट नहीं आ रहा है किसी का। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।